मणिपुर की हिंसा की खबरें हम सब तक पहुंची हैं, पर क्या ये सब अचानक हुआ? असल में इस आग की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। चलिए, आज हम मिलकर इतिहास के पन्ने पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस संघर्ष की असली कहानी क्या है। देखिए, जो आज हम हेडलाइंस में देख रहे हैं वो तो बस सतह पर तैरती हुई कहानी है। असल वजह को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, काफी पीछे। ब्रिटिश राज के जमाने में जब ऐसी लकीरें खींची गईं जो आज भी इस पूरे इलाके को परेशान कर रही हैं। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, इसका एक मानवीय पहलू भी है, एक बहुत ही दर्दनाक पहलू। जरा सोचिए, 50,000 से ज्यादा लोग, परिवार, बच्चे, सब अपने घरों से बेघर हो गए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमें बताता है कि इस संघर्ष की असली कीमत कौन चुका रहा है। तो आखिर ये आग भड़की कैसे? हर बड़ी आग की एक छोटी सी चिंगारी होती है। मणिपुर के केस में ये चिंगारी आई मई 2023 में एक कोर्ट के फैसले से। देखते हैं कि कैसे एक कानूनी सलाह ने दशकों से सुलग रही इस जमीन में आग लगा दी। तो सवाल उठता है कि ये अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा आखिर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये कुछ समुदायों को एक तरह का संवैधानिक सुरक्षा कवच देता है, खासकर जमीन से जुड़े मामलों में। और जैसे ही मैती समुदाय को ये दर्जा देने की बात उठी, बस यहीं से सारा विवाद शुरू हो गया। तो हुआ ये कि इस सिफारिश के विरोध में एक आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया। जो चीज़ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के तौर पर शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते बिगड़ गई। झड़पें हुई, आगजनी हुई और कुछ ही पलों में ये पूरा मामला मेतेई और कुकी समुदाय के बीच एक बड़ी जातीय हिंसा में बदल गया। इससे पता चलता है कि जमीन पर तनाव पहले से ही कितना ज्यादा था। पर जैसा मैंने कहा, यह हिंसा अचानक नहीं भड़की। ये तो उस जमीन पर हुई है जो दशकों से कह सकते हैं संघर्ष के लिए तैयार बैठी थी। इस झगड़े की असली जड़ को समझने के लिए हमें मणिपुर के नक्शे को देखना होगा। एक ऐसा नक्शा जो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि लोगों, कानूनों और पहचान को भी बांटता है। मणिपुर की कहानी को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है बड़े बड़े पहाड़ी इलाके जो राज्य का लगभग 90% हिस्सा हैं। यहाँ कुकी और नागा जैसे आदिवासी समुदाय रहते हैं। और दूसरी तरफ है छोटी सी लेकिन बहुत उपजाऊ इम्फाल घाटी, जहाँ मैतेई समुदाय की आबादी ज्यादा है। और ये सिर्फ भूगोल नहीं है, यही मणिपुर की पूरी राजनीति और संघर्ष का केंद्र बिंदु है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प लेकिन तनाव पैदा करने वाली बात सामने आती है। जमीन का सिर्फ 11% हिस्सा होने के बावजूद राजनीतिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा घाटी के पास है। विधानसभा में घाटी के पास पहाड़ी इलाकों से लगभग दोगुनी सीटें हैं। अब जाहिर है, जब शक्ति का ऐसा असंतुलन होगा तो शिकायतें तो होंगी ही, और यही चीज इस आग को और हवा देती है। इस बंटवारे को और पक्का करता है एक कानून, मणिपुर भूमि सुधार अधिनियम। ये कानून कहता है कि घाटी में रहने वाले मैतेई लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि पहाड़ी इलाकों के आदिवासी चाहें तो घाटी में जमीन ले सकते हैं। अब देखिए, ये कानून बनाया तो गया था आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए, लेकिन मैतेई समुदाय इसे अपने ही राज्य में अपने अधिकारों पर एक रोक की तरह देखता है। तो ये जो बंटवारे हैं, इनकी जड़ें आज़ाद भारत से भी पुरानी हैं। इन्हें समझने के लिए हमें समय में और पीछे जाना होगा, सीधा ब्रिटिश राज के दौर में। चलिए देखते हैं कि कैसे अंग्रेजों की नीतियों ने वो बीज बोए जिनका कड़वा फल आज मणिपुर को चखना पड़ रहा है। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बारे में तो हम सबने सुना है, और मणिपुर में इसका असर साफ दिखता है। उन्होंने बड़ी चालाकी से कुकी लोगों को नागा और मैतेई समुदाय के बीच एक बफर की तरह बसाया। फिर उन्होंने जानबूझकर पहाड़ी और घाटी के इलाकों के लिए अलग अलग शासन व्यवस्था बनाई। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले नहीं थे, ये समुदायों के बीच हमेशा के लिए दरार डालने वाले कदम थे। मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इस बारे में लिखा है कि अंग्रेजों ने कभी भी इन पहाड़ी इलाकों को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र में ये लोग लोकतंत्र के लायक ही नहीं थे। सोचिए, ये मानसिकता आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है, और इसने पीछे छोड़ी है अलगाव और अविश्वास की एक गहरी खाई। जब देश आज़ाद हुआ तो उम्मीद थी कि अंग्रेजों की बनाई ये दीवारें गिरा दी जाएंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ये बंटवारे नए भारतीय कानूनों और संविधान का हिस्सा बनकर और भी मजबूत हो गए। देखते हैं कैसे। मैतेई समुदाय की तरफ से ये जो एसटी दर्जे की मांग है, ये उनके लिए एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने जैसा है। उनका कहना है कि 1949 में जब मणिपुर भारत में शामिल हुआ, तब उन्हें एक जनजाति का दर्जा मिला हुआ था जो बाद में उनसे ले लिया गया। तो वो कुछ नया नहीं मांग रहे, बल्कि अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाना चाहते हैं। और फिर आता है संविधान का आर्टिकल 371C।
ये एक खास प्रावधान है जो पहाड़ी इलाकों के आदिवासी समुदायों के जमीनी हक की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो एक तरफ तो ये आदिवासी संस्कृति को बचाता है, पर दूसरी तरफ ये पहाड़ों और घाटी के बीच की कानूनी दीवार को और ऊंचा भी कर देता है। और यही दीवार आज के झगड़े की एक बड़ी वजह है। तो अब तक हमने क्या देखा? इतिहास की कई परतें, एक दूसरे से टकराते हुए कानून और अपनी अपनी पहचान से जुड़ी गहरी भावनाएं। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर समुदाय के अपने सपने हैं, अपनी मांगें हैं, और बदकिस्मती से ये मांगें अक्सर एक दूसरे के रास्ते में आ जाती हैं। चलिए इन मांगों को थोड़ा और समझते हैं। मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा चाहिए ताकि वो पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकें। कुकी समुदाय अपने लिए एक अलग प्रशासन चाहता है ताकि उनकी अपनी जमीन पर उनका कंट्रोल हो। और नागा समुदाय एक ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहता है जिसमें मणिपुर का भी कुछ हिस्सा शामिल होगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये तीनों मांगें एक ही जमीन पर एक ही भविष्य के लिए आपस में सीधे सीधे टकरा रही हैं। और अगर ये सब काफी नहीं था तो इसमें कुछ नई मुश्किलें भी जुड़ गई हैं। म्यांमार से अवैध घुसपैठ के आरोप और सरकार का ड्रग्स के खिलाफ युद्ध जैसी चीजों ने इस जातीय तनाव को और भी ज्यादा भड़का दिया है। मतलब पहले से सुलग रही आग में और घी डालने का काम किया है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब इतिहास ही झगड़े की लकीरें खींच दे तो उसे मिटाने वाला रबर किसके हाथ में होगा? मणिपुर में इसका कोई आसान जवाब नहीं है। आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है और इसके लिए दशकों से चले आ रहे अविश्वास को खत्म करना होगा। ये पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि अतीत कभी मरता नहीं, वो हमारे आज को हमेशा शक्ल देता रहता है।